आरती आज बहुत उदास थी। अगले रविवार को स्कूल के सभी लोग पिकनिक पर जा रहे थे, सिवाय उसके, क्योंकि पिकनिक का 500 रुपए जमा करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसके पिताजी राघव गुब्बारे बेचते थे। घर में पिताजी के अलावा एक छोटी बहन मालती और माँ कुंती देवी थी, जो सिलाई कढ़ाई करके गरीबी में परिवार जैसे तैसे ही चला रही थी। आरती, आओ खाना खा लो, पिकनिक के लिए अभी 5 दिन हैं, कहीं न कहीं से इंतजाम तब तक हो ही जाएगा। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। बेटा खा लो, कल पूजा है, नदी में नहाने चलेंगे, कल नहाकर ही खाना खाना है। मुझे नहीं जाना कहीं, खा लो ना दीदी। हम लोग कल नदी में नहाने जाएंगे तो वहीं हम लोग रेत पर पिकनिक मना लेंगे। वाह रे छुटकी, आइडिया बुरा नहीं है, चल खाना खाते हैं। लेकिन माँ, हम लोग नाव से नदी के उस पार जाकर नहाएंगे और रेत पर पिकनिक मनाएंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। अब आकर सब खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। कल सुबह सुबह तीनों माँ बेटी के साथ पिताजी भी नदी पर नहाने चले गए। राघव का गुब्बारा शाम को ही ज्यादा बिकता था, इसीलिए वो भी चलने को तैयार हो गया। साथ में चटाई और खाने का सामान, पानी का थर्मस आदि चीजें रख लिया। नदी के पास पहुंचकर नाव में से वो लोग नदी के उस पार जाते हैं। नहाने धोने के बाद कुंती और राघव खाने का इंतजाम करने लगते हैं और आरती और मालती दूर जाकर खेलने लगते हैं। मालती चल, बालू में गड्ढा करके पानी निकालते हैं। हाँ दीदी, कुआं खोदकर पानी निकालने में बड़ा मजा आएगा। चलो दोनों अलग अलग बालू खोदते हैं, देखते हैं किसके कुएं से पानी जल्दी निकलता है। दोनों अपने हाथों से कुआं खोदने लगते हैं। तभी आरती के हाथ से कुछ टकराता है और वह गड्ढा करती है तो देखती है एक बंद बोतल में एक अंगूठी है। पिताजी ये देखो, बालू के अंदर से मुझे क्या मिला? ये तो पुराने जमाने की बोतल लगती है, इसके अंदर अंगूठी है। आओ इसके कॉर्क को खोलकर अंगूठी निकालता हूँ, लाओ। ये लीजिए पिताजी। बोतल से कॉर्क निकालते समय एक धमाके के साथ बोतल टूट जाती है। उसमें से पीतल की एक अंगूठी निकलती है। अंगूठी को सब अपनी उंगली में नापते हैं और आरती के उंगली में अंगूठी फिट आती है। घर आकर राघव गुब्बारा बेचने चला जाता है। कुंती बगल वाली काकी का कपड़ा सिलने लगती है। मालती अपने गुल्लक से पैसे निकालकर आरती को देती है। दीदी ये लो, मेरे गुल्लक में इतने ही पैसे थे, पिकनिक जाने के लिए काम आएगा। रहने दे बहना, मुझे पिकनिक नहीं जाना, काश ये सिक्के सोने के होते। आरती के इतना कहते ही सभी सिक्के सोने में बदल जाते हैं। अरे ये कैसे हो गया? ये सिक्के तो सचमुच सोने में बदल गए। हाँ दीदी, ये तो कमाल हो गया। माँ जल्दी यहाँ आओ, कहाँ हो? अरे हाँ आ रही हूँ। ऐसा क्या हो गया जो सारा घर आसमान पर उठा रखा है? ये देखो माँ, ये सोने के सिक्के। ये कहाँ से आए? हे भगवान, ये तो सचमुच सोने के सिक्के हैं। माँ ये मेरे गुल्लक के सिक्के हैं, मैंने दीदी को पिकनिक के लिए दिया था। दीदी ने कहा कि काश ये सोने के सिक्के होते, और इतने में ही सिक्के सचमुच सोने के हो गए। हाँ माँ, मालती सही बोल रही है, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, जैसे मैं बोलूँ कि काश तुम्हारे हाथों में कांच की चूड़ियों की जगह सोने की चूड़ियाँ होती तो कितना अच्छा होता। अरे माँ, तुम अपने हाथों को देखो, तुम्हारी चूड़ियाँ सचमुच सोने की हो गयी। तीनों माँ बेटी अचंभित रह जाते हैं। बहुत सोचने के बाद उन्हें पता लग जाता है कि ये जादुई पीतल की अंगूठी है। राघव के घर आने पर सभी उसको जादुई पीतल की अंगूठी की करामातों के बारे में बताते हैं। सभी खुश हो जाते हैं कि अब उनकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। आरती बोलती है कि हमारे पास एक ऐसा बॉक्स हो जिसमें रखा पैसा कभी भी ना घटे। तुरंत एक सुंदर सा बॉक्स सामने आ जाता है। राघव उसमें गुब्बारे बेचकर लाए हुए सभी पैसे रख देता है, साथ ही घर में जमा पैसे भी उसमें रख देता है। जब भी उन्हें जरूरत होती है बॉक्स से निकाल लेते हैं। आरती पिकनिक जाती है और दोस्तों के साथ खूब मस्ती करती है। जल्दी ही राघव का शहर में मॉल हो जाता है। एक दिन, माँ आज मैं जरा लेट आऊंगी, दोस्तों के साथ पार्टी है। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना, ये तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं हैं, इनसे दूर ही रहो। माँ तुम्हें तो सब ऐसे ही दिखते हैं। पार्टी में आरती की दोस्त निशा उससे उसकी अमीरी का राज उगलवा लेती है और शरबत में नशीली गोली मिलाकर पिला देती है। आरती की बेहोशी की हालत में उसके पीतल की अंगूठी निकालकर नकली पीतल की अंगूठी पहना देती है। अगले दिन, बेटी आरती, आज एक बिजनेस डील करनी है, बॉक्स में से 1 करोड़ रुपए निकाल कर लाना। तो जी पिताजी, अभी लाई। अरे बॉक्स में तो जितने पैसे थे उतने ही निकले। पिताजी देखिए ना, और पैसे बॉक्स से निकल ही नहीं रहे। ये कैसे हो सकता है? तुम कुछ और मांगो। ये बॉक्स पैसों से फिर भर जाए। पिताजी ये तो खाली ही है।
बेटी जरा अपनी अंगूठी दिखाना, ये तो नकली पीतल की अंगूठी है, असली वाली अंगूठी कहाँ गई? उधर निशा ने अंगूठी पहनकर अपने घर का सारा सामान सोने का होने की इच्छा जताई, लेकिन उल्टा सारा सामान मिट्टी का हो गया। यहाँ तक कि घर, गहने, कीमती सामान, सब कुछ। निशा के घर वाले सड़क पर आ गए। निशा अपने पूरे परिवार के साथ आरती के घर पहुंची और दरवाजा खुलते ही पूरा परिवार राघव के परिवार के चरणों में गिर पड़ा। आरती, मुझसे गलती हो गई है, ये लो अपनी अंगूठी, हमारा घर, सामान, गहने, पूरी संपत्ति सब वापस दिला दो। उठो बेटी, ये जादुई अंगूठी भी सच्चे और ईमानदार लोगों की ही मदद करती है। आरती अंगूठी पहनकर निशा का घर और सामान फिर से पहले जैसा हो जाने की इच्छा जाहिर करती है। निशा का घर फिर से पहले जैसा हो जाता है। इधर आरती का परिवार भी खुशी खुशी रहने लगता है। किसी भी परिस्थिति में आदमी को ईमानदारी और सच्चाई नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं। सोने की बारिश। किशन के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिसमें वो हर साल गेहूं और धान की खेती करता था और फसल होने पर बाजार में बेचकर जो भी पैसे मिलते उसी से अपना गुजारा करता था। घर में सिर्फ उसकी माँ थी। इस बार बारिश ना होने से सारी धान की फसल सूख रही थी। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि ट्यूबवेल लगवा लेते। ये हाल हो गया कि किशन को दूसरों के खेत में मजदूरी करनी पड़ रही थी, नहीं तो खाता क्या। उसको पता था कि धान तो बिना बारिश के सूख ही जाएगा। एक दिन जब वो खेत में काम करके दोपहर को वापस आया तो बहुत दुखी था। उसकी माँ ने उसको खाना दिया और पंखा झलते हुए बोली, आज घर में जो कुछ भी था मैंने बना दिया, पर कल क्या खाएंगे? माँ, ऊपर वाला हमें किन कर्मों की सजा दे रहा है? बेटा चिंता मत करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। धान की फसल ही जाएगी ना, हमारी जमीन तो है। अब के बार गेहूं की फसल लगवाओगे तो शायद ऊपर वाला हमारी मदद करे। धैर्य से काम लो, हम किसी का बुरा नहीं करते तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। तभी दरवाजे की कुंडी खटकी। उसकी माँ ने देखा एक साधु भिक्षा मांगने आए थे। उसकी माँ ने एक कटोरी में थोड़ा सा गेहूं ले जाकर साधु को दे दिया। माई, कुछ खाने को दे दो, गेहूं का मैं क्या करूंगा? उसकी माँ रसोई में से अपने हिस्से की रोटी, सब्जी और दाल लेकर आई और साधु को बिठाकर भोजन कराया। तुमने मुझ भूखे को भोजन कराकर मेरी आत्मा संतुष्ट कर दी है। किशन ने रसोई में जाकर देखा तो खाना खत्म हो गया था। माँ, तुम क्या खाओगी? अरे बेटा, दरवाजे पर आए हुए भूखे साधु को कैसे लौटा देती? मैं पानी पी लूंगी, पेट भर जाएगा। किशन को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, छी, धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं अपनी माँ को खाना भी नहीं खिला सकता। यह सोचकर वो बहुत दुखी हुआ। वो चारपाई पर आकर लेटा ही था कि अचानक बादल गरजने लगे और बिजली कड़की। उसके बाद हल्की हल्की बारिश होने लगी। वो तुरंत उठकर अपने खेत की तरफ भागा। तब तक बहुत तेज बारिश होने लगी। खेत में पानी भरने के लिए वो नालियां बनाने लगा। वो साथ साथ अपनी माँ के गाए हुए गीत की पंक्तियां गुनगुनाता भी जा रहा था। खेतवा धानन के तैयार, चुनरी उड़े लहरैयादार, चह के खेतन में चिड़ैया, कूद के मेंढन पे गौरैया, की जियारा ठांट रही जाए, की जियारा ठांट रही जाए। थोड़ी ही देर बाद मूसलाधार बारिश होने लगी। वो झट से पानी के बहाव को रोकने के लिए नाले में ही लेट गया। अचानक उसे लगा कि ओले गिरने लगे। जब उसने ध्यान से देखा तो बारिश के साथ साथ ओले नहीं बल्कि छोटे छोटे सोने के टुकड़े गिर रहे थे। उसकी पूरी क्यारी चमकीले सोने के टुकड़ों से भर गई। उसने पागलों की तरह अपने सिर पर बांधी पगड़ी खोली और उसमें सोने के टुकड़े भरने लगा। जब वो इतना भारी हो गया
कि उसे उठाया नहीं जा रहा था, तो उसने उसे वहीं कैरियों के बीच में ढक दिया और भीगते हुए अपने घर की तरफ भागा। उसकी माँ ने उसे बदहवास देखकर पूछा, अरे किशन, क्या हुआ? वो माँ का हाथ पकड़कर हांफते हुए बोला, माँ, कोई सवाल मत करो, जल्दी चलो वरना बहुत देर हो जाएगी। सचमुच ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है, जल्दी चलो माँ। उसकी माँ कुछ समझ पाती इसके पहले ही वो उसको खींचकर अपने साथ खेत की तरफ ले गया। माँ जब तक खेत पर पहुँची तब तक बारिश भी बंद हो चुकी थी। उसने जल्दी से जाकर वो गट्ठर निकाला और माँ से बोला, माँ, इसको पकड़कर घर ले चलो, घर चल के देखना इसमें क्या है। उसकी माँ ने चुपचाप गट्ठर एक तरफ से पकड़ लिया। तभी हल्कू उन दोनों को देखकर उनके पीछे हो लिया। उसके खेत से थोड़ी दूर पर ही था। वो निहायत लालची आदमी था। उसने सोचा कि दोनों माँ बेटे इतने बड़े गट्ठर में क्या ले जा रहे हैं? माँ बेटे जब घर में आए तो किशन ने कहा, अब रुक जाओ माँ, दरवाजा बंद कर देता हूँ। हल्कू उनके दरवाजे के पास ही छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। जब उसकी माँ ने गट्ठर खोला तो उसकी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह गई। ये कहां से मिला? किशन ने माँ को गोद में उठा लिया और सारी बातें बताई। पहले तो मुझे लगा कि ओले पड़ रहे हैं, लेकिन फिर देखा तो ये सोने के टुकड़े बारिश के साथ गिर रहे थे। बेटा, ये सिर्फ हमारे ही खेत में गिरा है कि औरों के खेत में भी गिरा है? नहीं माँ, सिर्फ मेरे ही खेत में गिरा था। मैंने चारों तरफ देखा था और कहीं सोना नहीं गिरा था। उसकी माँ बोली, लगता है ये उसी साधु का आशीर्वाद और चमत्कार है। चलो जल्दी से कहीं रख देते हैं। दोनों ने मिलकर झोलों में से सारे सोने के टुकड़े भरकर संदूक में रख दिया। हल्कू चुपचाप सब कुछ देखता रहा। वो उन दोनों की बातें सुनकर और इतना सोना देखकर बिल्कुल बावला हो गया। वो अपने घर गया और वहाँ से उसने टॉर्च उठाई, फिर अपने खेत की तरफ दौड़ा कि हो सकता है कि मेरे खेत में भी सोने के टुकड़े गिरे हो। पर वहाँ जाकर उसे कुछ ना मिला। वो घर आया और आधी रात को वो किशन के घर में चोरी करने के इरादे से उसके आंगन की दीवार पर चढ़कर वहाँ से आंगन में कूद गया। उसको पता था कि उन्होंने सोना कहाँ छुपा कर रखा है। वो गया और चुपके संदूक खोलकर उसमें से बहुत सारे सोने के टुकड़े अपने कुर्ते और गमछे में बांधकर दीवार पर चढ़ गया और दूसरी तरफ कूद गया। दूसरे दिन जब वो उन टुकड़ों को लेकर सुनार के पास गया तो सुनार ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई और कहा, अरे ये पीतल के टुकड़े लेकर सोने की दुकान पर बेचने आए हो, भाग जाओ यहाँ से, बेकार में ही मेरा समय बर्बाद किया। उस रात वो बहुत देर तक सोचता रहा। फिर आधी रात को किशन के घर चोरी करने के इरादे से पहुंचा। उसे लगा शायद ये सचमुच पीतल ही हो। इन टुकड़ों को वहीं रख देता हूँ और दूसरे टुकड़े उठा लाऊंगा। हल्कू ने दीवार पर से कूदकर संदूक में से टुकड़े निकाल लिए और पहले वाले टुकड़े उसी में रख दिए। जब वो दीवार पर चढ़ने लगा तो अंधेरे में उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वहीं मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बना रखा था। मधुमक्खियों ने छत्ते पर पैर पड़ते ही उन्होंने उसके पूरे शरीर को ढक लिया और डंक मार मार कर उसे घायल कर दिया। उसका पूरा शरीर सूज गया। वो बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता और नीचे गिर जाता। किसी तरह वो ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ कूदा और अपने घर की तरफ भागा। 1 महीने तक ना वो कुछ बोल पाया और ना ही बिस्तर से उठ पाया। दूसरे दिन भी बहुत बारिश हुई। किशन को सुनार के यहाँ जाने का मौका ही नहीं मिला। किशन
हल्को वाली सारी घटनाओं से बेखबर। जब तीसरे दिन सुनार के दुकान पर सिर्फ 5 सोने के टुकड़े लेकर बेचने गया तो उसे बहुत सारे पैसे मिले। धीरे धीरे सोना बेचकर उनकी गरीबी दूर हो गई। उन्होंने बहुत सारी जमीन भी खरीद ली। उनके दरवाजे पर आया हुआ कोई भिक्षु या साधु कभी खाली हाथ नहीं जाता था। 1 महीने बाद जब हल्कू ठीक हुआ तो उसने किशन को जाकर सारी बात बताई और जो सोने के टुकड़े चुरा कर ले गया था वो वापस कर दिया और माफी भी मांगी। किशन के हाथ में आते ही वो टुकड़े सोने में बदल गए। किशन और उसकी माँ ने उसे माफ कर दिया और उसकी मदद भी की। सोने के वारिस ने किशन और उसकी माँ की दुनिया ही बदल दी।